हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अगेन हमारी पीवाई की सीरीज की लेक्चर 4 है और हम लोग लास्ट 30 डेज में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज रहे हैं और जिनके एक्सपेक्टेड है आने का वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स? जो हमारी पश्चिमी जेट धाराएं हैं उनका हमारी इंडिया में क्या फर्क पड़ता है या फिर वो किस चीज़ में हेल्प करती है। ठीक है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो उनकी सिग्निफिकेंस है कि गाइड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनटू इंडिया। देखो हमें पता है कि इंडिया यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो इस तरफ से क्या आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जो कि कहीं ना कहीं जो सर्दियों में होता है, ठीक है, विंटर्स में होता है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस में हेल्प करता है? देखो विंटर्स में होता है और ये किस में हेल्प करता है? जो हमारी सर्दियों में राबी की क्रॉप होती है ना, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये जो हमारी वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स होती है किसमें हेल्प करती है? गाइड करती है किसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इनटू इंडिया, ताकि हमारे यहाँ पे सर्दियों में जो हमारे राबी की फसल होती है और जो सर्दियों की फसल होती है उसके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब देखो ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये होती क्या है? ये एक हाई और स्ट्रॉन्ग ऑल्टीट्यूड पे जो कि हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर है वहाँ पे ये हवाएं चलती हैं। कहाँ से? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस तरफ वेस्ट है और ये हम लोग में कहाँ पढ़ते हैं? ईस्ट में पढ़ते हैं ना, देखो ऐसे ईस्ट में पढ़ते हैं, तो ये वेस्ट है, ईस्ट में चलती हैं। ठीक है, और ये इंटेंसिफाई करती है ड्यू टू शार्प टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में, बिकॉज पोलर रीजन्स पे सर्दी और हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या पड़ती है भाई? गर्मी। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो हवाएं चलती हैं और उसकी वजह से क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में आता है जो कि राबी की क्रॉप्स और सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये क्या करती है? ये मॉइस्चर लेडन होती है, यानी ये बारिश लेके आती है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम द मेडिटेरियन सी ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग अ क्रूशियल वाटर फॉर द शावर ऑफ, जो हमारे यहाँ पे रबी की क्रॉप्स होती हैं उसके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या लेके आती है? बारिश लेके आती है। और ये कौन से जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एंड हाई ऑल्टीट्यूड कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर लेयर्स में होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? गाइड करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया को। अब देखो ये लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले हमारी आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्राटोस्फेयर, फिर आती है मीजो, फिर थर्मो एंड एक्सो। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक लेयर होती है, देखो ये हमारा मान लो अर्थ सरफेस है, उस पर जो सबसे पहली लेयर आपको मिलेगी वो होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर मिलती है आपको स्ट्राटोस्फेयर, देन आपको मीजो एंड देन थर्मो एंड देन एक्सो। ठीक है, तो ये लेयर्स बनी हुई है हमारी अर्थ की। अब इसमें जो सबसे मतलब नीचे वाली लेयर है जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस रहते हैं और ह्यूमंस की जो लाइफ एक्टिविटीज को इफेक्ट करती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जो वहाँ पे हमारे जितने भी डे टू डे फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है, बारिश होना है या और भी जितने फिनोमिनाज जैसे बर्ड्स घूम रहे हैं, तो ये सब कौन से लेयर में होते हैं? ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और इसकी जो हाइट देखोगे जहाँ तक हमारी ट्रोपोस्फेयर है वो जीरो यानी अर्थ से लेके 13 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आती है स्ट्राटो। स्ट्राटोस्फेयर में एक तो क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारी ओजोन लेयर उसी में है, जो कि अगेन जो हमारी स्ट्राटोस्फेयर है वो 13 से 50 किलोमीटर के अंदर की जो डिस्टेंस है उस वाली लेयर को बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर। ठीक है, और ये किसको कंटेन करती है? ओजोन लेयर को। और देखो इसके बाद आती है मीजो। मीजो हमारी जो बीच वाली लेयर है, ऐसे याद रखो मीजो दोनों के बीच में। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर जो बीच वाली, और ये कोल्डेस्ट होती है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो मेटेरॉइड्स होते हैं जिनको हम उल्का पिंड बोलते हैं वो यहाँ पे बर्न हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी ठंडी लेयर मानी जाती है। उसके बाद आता है थर्मो। देखो थर्मो वर्ड इज इट सेल्फ रिलेटेड टू हीट, तो जहाँ पर हीट है तो ये वेरी हॉट होगा है। और इसकी जो लेयर है वो कितनी है? लाइक 85 to 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। उसके बाद एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है मतलब जहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स है कुछ नहीं है, तो उस लेयर को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। और वो कम से कम 600 किलोमीटर के बाद की जो लेयर है, एरिया है, उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंडिया में जो लोक अदालत हैं उनकी प्रोसीडिंग्स कैसी हैं। देखो एक तो हमें पता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे एक हमारे यहाँ पे लोक अदालत भी है, क्योंकि देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑलरेडी काफ़ी बर्डनड है। ठीक है, हमारे हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट होगी, काफ़ी बर्डन है, इनमें पहले बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो इसलिए लोक अदालत लगाई जाती है जहाँ पे क्या होता है कि जो फैसले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो है कंसिलिएटरी होती है, इन्वेस्टिगेशन टाइप होते हैं, या फिर एडवर्सियल होते हैं, या फिर इंक्विसिटोरियल होते हैं।
तो लोक अदालत में क्या होता है, ये बेसिकली होती है कंसीलिएटरी, जिसमें क्या होता है दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं एक बात पे सहमत करा दिया जाता है, ठीक है, कि भाई एक तरीके से वर्क विद कॉम्प्रोमाइज एंड कॉर्पोरेशन, कि ठीक है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा बहुत एक दूसरे का कॉपरेट कर लो। ये बेसिकली हमारे जो सिविल मैटर्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है, सिविल हो गए या मैरिज रिलेटेड हो गए, वो मैटर्स देखती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को बोलते हो कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉपरेशन कर लो। तो इनकी जो नेचर कैसा है लोक अदालत का, ये एक तरीके से कंसीलिएटरी नेचर होती है, ठीक है। और ये स्टैब्लिश कैसे हुई थी लोक अदालत? स्टैब्लिश अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया था एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो लोक अदालत है वो स्टैब्लिश हुई थी। और नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और हमारी नालसा बॉडी है जो भी, ठीक है, नालसा क्या होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी जो ऐसा वर्ग है हमारे इंडिया का जो कहीं ना कहीं जो लीगल सर्विसेज हैं उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या फिर वो उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए नालसा स्टैब्लिश हुई थी। और कौन से एक्ट के थ्रू? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ये इनका जो एक तरीके से डिसीजन कैसा होता है, ये है कंसीलिएटरी होता है। और एक बार अगर अवार्ड पास हो जाए, अवार्ड इन द सेंस की डिसीजन आ जाए, आप उस पर एग्री कर गए तो फिर वो बाइंडिंग है, ठीक है। पहले आपकी मर्जी है, आप एग्री करो ना करो, बट एक बार अगर आप डिसीजन से एग्री करते हो फिर वो नेचर कैसा हो जाता है, वो बाइंडिंग इन नेचर हो जाता है डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पॉलीगर्स रिबेलियन, जो हमारे पॉलीगर्स थे जिन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी when the British tried to snatch away their military and land rights, कि जो पॉलीगर्स थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, क्योंकि अंग्रेज उनके मिलिट्री और उनके जो लैंड के राइट्स थे उनको छीन रहे थे। ये कौन सी प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बेसिकली जो पॉलीगर रिबेलियन है वो कौन सी प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब हुआ था? 1799 से लेके 1805 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, 1709 में एक और हुआ है, बताओ कौन सा हुआ है? मुंडा रेबेलियन हुआ है ना, ये हमारे झारखंड वाले रीजन में है मुंडा रेबेलियन। 1799 से लेकर 800 के बीच में हमारा मुंडा रेबेलियन हुआ था, ठीक है। अब इसको जो लीड किया था उन्होंने कहा था वीर पांड्या कट्टाबोमन ने। लीड किसने किया था? वीर पांड्या कट्टाबोमन ने। कि कौन से रिवोल्ट को? जो पॉलीगर रिबेलियन हुआ था कहाँ पे? हुआ था कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। और लीड किसने किया था? वीर पांड्या कट्टाबोमन ने। नेक्स्ट देखो, द कोनियक ट्राइब ऑफ इंडिया प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी ये जो कोनियक ट्राइब है ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये पाई जाती है नागालैंड और अरुणाचल में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नागा ट्राइब है, ठीक है, नागालैंड की एक लार्जेस्ट ट्राइब है। अब देखो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इंडिया में है कितनी? वो है 18.6, और जो कि रफली 10.6 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो जो एसटी की पॉपुलेशन है कितनी? 8.6%। और ये हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, ठीक है। अब देखो जो हमारी लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं उनमें जो फर्स्ट है लार्जेस्ट ट्राइब वो है भील, ठीक है, जो कि रफली 38% है हमारी सारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका। 38% है सारी ट्राइबल पॉपुलेशन का। उसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे गोंड आती है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। एंड देन आती है संथाल वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है कहाँ पे? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, एंड देन उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है। तो एसटी की पॉपुलेशन कितनी है याद रख सकते हो। और उसी जैसे एसटी की हमारी कितनी है? 8.6% है, ठीक है। उसी तरीके से एससी की रफली इसकी डबल है, ऐसे याद रख लो, ठीक है, 16% के लमसम। अब देखो, इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनिशियली इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश इन 1905 ऑफिशियली एनोल्ड, यानी जब 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था तो उसको बेसिकली रद्द कौन से साल में किया गया था, ठीक है, उसको रद्द किया गया था कौन से साल में? देखो 1905 में उन्होंने क्या करा था, 1905 में क्या करा था? बंगाल का पार्टीशन अनाउंस करा था, बट उसको फाइनली एन्यूअल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था 1911 में। कब? जब दिल्ली में दरबार लगा था, एट दिल्ली दरबार। और इसको अनाउंस किसने किया था? किंग जॉर्ज 5 ने पार्टीशन को एनॉल किया था और ये दरबार लगा था दिल्ली में, ठीक है। तो 1911 में इस जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। कितने में? 1911 में। और किसके द्वारा? किंग जॉर्ज 5। कहाँ पे? दिल्ली दरबार में।
नेक्स्ट देखो, द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट अगर किसी के वॉयलेट हो रहे हैं तो उसके लिए रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकता है, ठीक है। रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के थ्रू, ये करता है आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के थ्रू करता है, ये करता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास 5 तरह के हमारे रिट्स होते हैं। एक होता है हैबियस कॉर्पस, जिसमें क्या होता है, टू हैव अ बॉडी, मतलब अगर किसी पर्सन को इलीगली तरीके से डिटेन किया गया है तो ये रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो मैंडेमस, मैंडेमस मतलब वी कमांड, अगर कोई लोअर अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है और ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो रही है तो कोर्ट मैंडेमस इशू कर सकता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, करो, मतलब आपको कमांड दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्श्योरारी, सर्श्योरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड में क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो हाई कोर्ट्स हैं और या फिर लोअर कोर्ट्स हैं या जो उनसे नीचे हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, उनके किसी भी अगर उनके पास कोई केस है तो उस केस को ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं कि हमें ट्रांसफर करो, हम रिव्यू करेंगे। और ऑफन अगर उन्होंने उस पर कोई ऑर्डर भी दे दिया है, मतलब उनमें कोई फैसला भी दे दिया है, तो उस ऑर्डर को भी क्वैश कर सकती है, क्वैश मतलब खत्म कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में जब पावर ले ले उसको बोलते हैं सर्श्योरारी, कि ठीक है तुम अभी छोड़ो इस मैटर को, हम देखते हैं। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो बेसिकली क्या करता है, फॉरबिड करता है, मना करता है किसी को, जो भी हमारे लोअर कोर्ट्स हैं उनको, टू प्रोसीडिंग दैट आर आउटसाइड देयर जुरिडिक्शन। अगर मान लो कोई कोई हमारे लोअर कोर्ट्स, हमारे ट्रिब्यूनल्स ऐसा कोई मैटर देख रही है जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं है, यानी वो स्टेट के अंडर नहीं आती है, ठीक है, तो ऐसे मैटर्स में वो बोल सकता है कि प्रोहिबिट, दूर रहो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम इट, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू वारंटो। हमने सुना होगा जब कहीं पे भी पुलिस जाती है या इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी के सर्च वारंट आता है तो हम लोग पूछते हैं कि आपके पास वारंट है, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या आपके पास कोई पावर है, आप किस तरीके से मतलब यहाँ पे आए हो और क्यों आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो। तो हम उस अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं कि आपके पास राइट है कौन सा इस पोजीशन को होल्ड करने का, कि आप अगर कर रहे हो चेक तो ऑफिशियली आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद देखो हाई कोर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल कौन सा है, 226। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट कौन सी है, देखो एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल, इंपॉर्टेंट वेरी। अब कुछ और देखो जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है रेपिटेडली। एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी मतलब लाइट की, उसको बोलते हैं कैंडला। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, सॉरी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या है, वो है कैंडला, मतलब लाइट की एक तरीके से। प्रेशर की पास्कल। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सुनते हैं, सुनने की हमारी क्षमता होती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, ऐसा यूनिट। और न्यूटन किसकी है, फोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द टोटल फुल टाइम स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल्स इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी हमारी जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी फुल टाइम मतलब स्ट्रेंथ कितनी है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स। तो उसमें होते हैं एक चेयरमैन प्लस 5 अदर मेंबर्स, चेयरमैन प्लस 5 अदर मेंबर्स होते हैं। अब देखो जो ये हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये फॉर्म हुई थी 1993 में, और किसके अकॉर्डिंग, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, उसके अकॉर्डिंग हमारी एनएचआरसी फॉर्म हुई है 1993 में। और अभी इसके करंट में चेयरमैन कौन है, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम इसके करंट में चेयरमैन। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वाज रिटन बाय कुरातलिन हैदर इन 1959 एंड इट इज नोन फॉर द डीप इनसाइट ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का उसके बाद ये जब बुक लिखी गई तो इस बुक का नाम क्या था, ठीक है, इस बुक का नाम था आग का दरिया। क्योंकि भाई पार्टीशन के बाद इतना मैसेकर हुआ है इंडिया में और इतनी मतलब देखी गई है क्रूरता की, ठीक है, तो उस पे जो लोगों ने सफर किया उस पे लिखा है आग का दरिया, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर क्या है, ठीक है, इरिगेशन में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारे ट्यूबवेल्स एंड कैनाल। देखते होंगे जगह जगह पे जहाँ पे भी अच्छी खेती हो रही है वहाँ पे आपको ट्यूबवेल्स कैनाल्स ये सिस्टम मिलेगा। तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में क्या आते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालने के तरीके हैं ना ट्यूबवेल्स और कैनाल्स। तो ये रफली हमारे 60 to 64% जो हमारी नेट इरीगेटेड एरिया है उसके लिए यूज होते हैं। प्लस जो हमारी कैनाल सिस्टम है वो रफली 25 से 30% जो एरिया है उसको इरीगेट करते हैं। तो मैक्सिमम
जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी इरिगेशन को, वो करते हैं ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, मिहिर भोज अ फेमस रूलर ऑफ प्रतिहारा अडॉप्टेड विच टाइटल। मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के फेमस रूलर थे, उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था, ठीक है। तो उन्होंने टाइटल लिया था आदि वराह का। विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था, ये लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है, विक्रमादित्य का। तो बट इन्होंने कौन सा लिया था मिहिर भोज ने, इन्होंने लिया था टाइटल आदि वराह, और ये 9th सेंचुरी के फेमस रूलर हैं गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के, और अडॉप्ट किया था इन्होंने टाइटल आदि वराह। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ सिटीजंस टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कौन सा आर्टिकल है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो ट्राइबल लैंड्स हैं या जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, जो हमारे कोर बफर जोन्स हैं, उनमें नहीं जा सकते, ठीक है, जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं उनमें नहीं जा सकते, बट अदरवाइज आप फ्री टू रिसाइड है और आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं इन पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा बताता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बेसिकली सब पार्ट्स हैं। जो पार्ट ए है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको आज़ादी है अपनी जो भी बात है उसको रखने का, बट वो किसी के लिए डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए, किसी को हार्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो पार्ट बी है वो बताता है कि आप एसोसिएशंस को फॉर्म, आप एक तरीके से असेंबल हो सकते हो, सॉरी असेंबल मतलब आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है कि आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो और जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं वो फॉर्म कर सकते हो। डी बोलता है कि आप फ्री टू मूवमेंट है, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है ई में बताता है कि फ्रीडम ऑफ रिसाइड है, यानी आप कहीं पे भी इंडिया में रिसाइड कर सकते हैं। और जी बताता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, हाँ, बट ये नहीं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा प्रोफेशन जो सही है मॉरली एथिकली, और तो उस पर कोई रोक नहीं है, आप कर सकते हो। इसके लिए ट्रिक है, देखो ये ट्रिक है सामरू। एस से क्या है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से क्या है आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, ए से क्या है एसोसिएशन। ऐसे मान लो कि 3 लोग मिलेंगे, सी मतलब एसोसिएशन, तो 3 लोग मिलेंगे तब एसोसिएशन बनेगी, ठीक है, 3 लोग मिलेंगे तब एसोसिएशन बनेगी। उसके बाद एम से मूवमेंट, आर से क्या होगा, आर से क्या है आप रिसाइड कर सकते हो, ओ से क्या है ऑक्यूपेशन, यानी आपका जो भी प्रोफेशन है। अब इसमें देखो ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, सीधा जी है, बिकॉज एफ क्या है आर्टिकल 19(1) का एफ जो क्लॉज है वो रिगार्डिंग किसके था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको डिलीट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अकॉर्डिंग। और अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है, ठीक है, ये क्या है हमारा लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, इसको हटा दिया गया और ये 19F से। बाकी इसको ट्रिक कैसे याद रखोगे, सामरो यानी स्पीच का, असेंबल होने का, आपकी एसोसिएशंस फॉर्म करने का, मूवमेंट्स का, रिसाइड का, एंड देन ऑक्यूपेशन का, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19। नेक्स्ट देखो, ईस्टर्न जो हमारे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के वो कैसे हैं नेचर में, तो वो इमर्जेंट इन नेचर, ऐसे याद रखो। देखो ई से ईस्टर्न, ई से इमर्जेंट, ये पूछता है कि ईस्टर्न कोस्ट हमारे क्या है इमर्जेंट इन नेचर है, और जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या रहते हैं हमारे सबमर्ज इन नेचर है। तो एक याद रह जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट कैसे इमर्जेंट इन नेचर है, ठीक है, और जो वेस्टर्न है वो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, सबमर्ज्ड इन नेचर है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टोटल आइलैंड्स और जो रॉकी क्रॉप्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अकॉर्डिंग टू अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहां पे कितने आइलैंड्स का बेसिकली ये ग्रुप है, तो ये है 836 का। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार कितने का है 836 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मिलके। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया विच रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन ड्यू टू इट्स नॉन एलुवियल ट्रैक्ट्स। देखो हमें पता है कि जो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑयल हमारी सॉइल है और जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब प्रीडोमिनेंटली है इंडिया के लैंड पे, वो है एलुवियल सॉइल। तो कौन सी इनमें से सुटेबल नहीं है, तो देखो हमें पता है कि यूपी पंजाब और हरियाणा वाले रीजन तो काफी फर्टाइल है, तो वेस्टर्न यूपी ये तो होगा। ये क्या नहीं, हमारे जो प्लाट्यू रीजन्स हैं, जो हमारे डेक्कन का प्लाट्यू है, ये वाले रीजन्स हैं नीचे वाले जो हमारे प्लाट्यू रीजन्स हैं वो सूटेबल नहीं है। जो हमारे कोस्टल प्लेन्स ऑब्वियसली जो तटीय मैदान है वो तो है ही पॉसिबल, वो तो सबसे बेस्ट सूटेबल है, और पंजाब तो ऑब्वियसली लैंड ऑफ एग्रीकल्चर ही बोला जाता है, तो ये तो है। तो हमारे में है क्या नहीं, ये हमारे प्लाट्यू रीजन्स नहीं है। देखो सबसे ज्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो पाई जाती है एलुवियल सॉइल,
उसके बाद रेड सॉइल एंड देन ब्लैक सॉइल, ये हमारे इंडिया में जितनी परसेंट सॉइल पाई जाती है वो है सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, देन रेड सॉइल 18.5% एंड देन ब्लैक सॉइल 15% पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन से नहीं है सूटेबल, तो वो हमारे प्लाट्यू रीजन सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। कौन से थ्रू? ट्यूबवेल्स के थ्रू। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन।